इन डेफिनेटली जो ये राजनीतिक जो इन्होंने फैसला लिया था ये बहुत गलत था और इसको आज ये पछताते भी होंगे। लेकिन उसके साथ ही कि हमारे संविधान का इन्होंने कितना निरादर किया और उसके साथ में ही उसको कितना अब्यूज़ किया, ये सब भी दर्शाता है। और हमारी पीढ़ी के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि चाहे नेता कितने भी लोकप्रिय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके प्रभाव में ना आकर उनसे बिल्कुल बह ना जाना उनके प्रभाव में आकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े देश को खुली जेल बना लेना, इमरजेंसी लगाना, तानाशाही करना, जिन जिन लोगों ने इनफैक्ट जो वकील शांति भूषण उनके खिलाफ लड़ रहे थे उन प्रैक्टिसिंग लॉयर को रातों रात उठवा के मारपीट करना, उल्टे लटका के मारना, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर जो नेता आपकी किसी भी चीज़ को लेकर आपका क्रिटिसिज्म जिसने थोड़ा भी किया हो, और जो बात नेताओं तक सीमित नहीं, स्टूडेंट्स तक सीमित है, जर्नलिस्ट तक आपको पता है क्या उन्होंने उनकी हालत की। तो ये कितनी, आप बताइए, इतनी इंटॉलरेंस क्या होनी चाहिए कि आप अपनी एक भी बुराई सुन ही नहीं सकते हैं। मुझे लगता है हद से ज़्यादा इंटॉलरेंस है। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, दैनिक जागरण से। आज हम मिलने जा रहे हैं अभिनय की दुनिया की क्वीन से, जो राजनीति में भी छाई हुई हैं। हम बात करें कंगना जी की। कंगना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो कंगना, इमरजेंसी रिलीज़ होने को थी और जस्ट अटक गई थी, और अब नए साल में आ रही है जब इमरजेंसी 50 साल है, तो अब कैसी फीलिंग है जब रिलीज़ की उस पर है? शुरू में तो डेफिनेटली थोड़ा सा हम भी घबरा गए थे कि बहुत नज़दीक रिलीज़ के शायद एक ही हफ्ते पहले या उसी हफ्ते जो है फिल्म बैन हो गई थी हर जगह, और हर तरह की आशंकाएं थी कि अब रिलीज़ हो पाएगी कि नहीं। लेकिन हमने सेंसर बोर्ड को भी हमने बहुत सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, जिस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन मांगी वो हमने सब उनको दी। बहुत सारे समूहों ने, पंजाब से लेकर विपक्ष से लेकर पक्ष से लेकर बहुत समूहों ने जो है आके फिल्म भी देखी, तो उन्होंने भी ये फिल्म अप्रूव की। तो इतने सारे प्रोसेस से गुजर कर ये फिल्म आ रही है अब, तो नेचुरली हमें भी बहुत रिलीफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें हुई है। पर ऐसा कहा गया सेंसर बोर्ड आपके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया था। जी, आई थिंक कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है को बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को दर्शाती है, तो जिन्होंने किया है ये काम तो उनको नेचुरली अब आपत्ति तो होगी कि इसको दिखा रहे हैं। और उसके साथ में ही एक बहुत ही हमारी लीडर रह चुकी हैं, एक प्रभावशाली लीडर रह चुकी हैं, उनकी भी ज़िंदगी को जो है ये दर्शाता है। तो कई चीज़ें इसमें ऐसे जो बहुत सेंसिटिव हैं। इसमें ये भी कहा गया था कि इंदिरा जी का थोड़ा महिमा मंडन भी है, क्योंकि इंदिरा जी ने इमरजेंसी तो एक काला अध्याय किया, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी की बहुत अच्छी रही है, इस वजह से भी चुनाव में फिल्म को लटका दिया गया। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इसमें ये किसी के प्रो और अगेंस्ट है। एज इज़ जो हमारी हिस्ट्री है उसमें हमने इस चीज़ को वैसे ही पूरी दिखाया हुआ है। तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि इंदिरा जी जो है जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से भी प्रेरित थी। अब मैंने इस तरह की तो कोई देखी नहीं, किसी तरह की कोई मुझे प्रूफ ऐसा मिला नहीं कि एडोल्फ हिटलर से वो प्रेरित थी, लेकिन उनके काम ज़रूर उनसे प्रेरित थे। काम में उनके करतूतें उनकी डेफिनेटली उनसे प्रेरित थी। क्या क्या काम? जैसे इमरजेंसी लगाना, तानाशाही करना, जिन जिन लोगों ने इनफैक्ट जो वकील शांति भूषण उनके खिलाफ लड़ रहे थे उन प्रैक्टिसिंग लॉयर को रातों रात उठवा के मारपीट करना, उल्टे लटका के मारना, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर जो नेता आपकी किसी भी चीज़ को लेकर आपका क्रिटिसिज्म जिसने थोड़ा भी किया हो, और जो बात नेताओं तक सीमित नहीं, स्टूडेंट्स तक सीमित है, जर्नलिस्ट तक आपको पता है क्या उन्होंने उनकी हालत की। तो ये कितनी, आप बताइए, इतनी इंटॉलरेंस क्या होनी चाहिए कि आप अपनी एक भी बुराई सुन ही नहीं सकते हैं। मुझे लगता है हद से ज़्यादा इंटॉलरेंस है। बिल्कुल। लेकिन जर्मन के तानाशाह मतलब एडोल्फ हिटलर के मंत्री कहा करते थे कि जो आपने इंदिरा जी के लिए लाइन यूज़ की है, इंडिया इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा, तो यही चीज़ एडोल्फ हिटलर अपने लिए, उनके मंत्री उनके लिए यूज़ करते थे। ये दिस टर्म इज़ ऑल्सो कॉइन्ड बाय कांग्रेस ओनली, उन्हीं द्वारा ये कॉइन की गई है ये टर्म भी। जी। तो कंगना, क्योंकि इमरजेंसी लगी है और अब चीज़ें 50 साल पूरे हो रहे हैं, और शिमला समझौता की आपकी फिल्म में बात हुई है जो इंदिरा जी ने किया था, उसे कैसे देखती हैं? क्योंकि बाद में जो आर्टिकल लिखे गए थे उसमें कहा गया था कि इंदिरा जी ने ये गलत राजनीतिक फैसला हुआ था।
आज 50 साल पूरे हो रहे हैं, आपने रिसर्च की, फिल्म बनाई, तो कैसे पाती हैं इसे? डेफिनेटली जो ये राजनीतिक जो इन्होंने फैसला लिया था ये बहुत गलत था और इसको आज ये पछताते भी होंगे, लेकिन उसके साथ ही कि हमारे संविधान का इन्होंने कितना निरादर किया और उसके साथ में ही उसको कितना अब्यूज़ किया, ये सब भी दर्शाता है। और हमारी पीढ़ी के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि चाहे नेता कितने भी लोकप्रिय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके प्रभाव में ना आकर उनसे बिल्कुल बह ना जाना उनके प्रभाव में आकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े देश को खुली जेल बना लेना, देश भी कुछ ज़्यादा ही विश्वास में था मिसेस गांधी की, आई फील। तो हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए और ये फिल्म का तो वही मकसद है। बिल्कुल, लेकिन फिल्म में एक संवाद आपका ये भी है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, तो कितना समझ पाई हैं आप कि वाकई राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता? देखिए, राजनीति जो है वो नेचुरली जो राजनेता जो होते हैं वो देश के लिए ही काम करते होते हैं, और जब बात देश की है तो सभी अपने हैं और सभी पराये भी हैं। तो आई थिंक जब आप इस लाइन में होते, इस फील्ड में होते हैं, तो थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, और इतना परिवारवाद और परिवार और अपने दोस्त और ये सब, आई थिंक आई वुड से दैट ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, राजनीति में परिवारवाद तोड़ना कितना ज़रूरी लगा, क्योंकि सिनेमा में तो आपने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत सारे नए सितारों को भी मौके मिल रहे हैं, आप खुद भी दे रही हैं बढ़ावा, तो क्या लगता है ये परिवारवाद राजनीति में जिस तरीके से मोदी जी भी तोड़ रहे हैं और आप भी उनके साथ हैं, कैसे पा रही हैं कि एक ट्रेंड टूटा? मैं देखिए, राजनीति में तो मैं अभी बिल्कुल नहीं हूँ और मेरा ऐसा कोई काम भी नहीं है राजनीति में जिसको मैं आज ग्लोरीफाई कर सकूं। मैं एक कलाकार के तौर पे जो है वो संसद में हूँ, और एक कलाकार हो, चाहे संसद में हर टाइप के, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हों, चाहे राइटर्स हों, चाहे किसान हों, आप एक कलाकार हैं, तो एक अलग एक स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल होते हैं जो अपने देश की समस्याओं को जागरूक करते हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव से, उस कैपेसिटी में मैं वहाँ हूँ। ऐसा मेरा कोई लीड रोल नहीं है कि मैं कुछ चेंजेस करूँ या किस तरह का कोई। हमारी पार्टी है जो कि आपको पता है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी मेरा जो रोल है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही सीमित है। बिल्कुल, फिल्म पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि फ़िल्म का नाम इमरजेंसी है, लेकिन आखिर में जो आप लेके गई हैं तो उसमें एक सवाल है एक हमारे सीनियर का कि प्रोमो में और ट्रेलर में जैसा हम देख रहे हैं फिल्म पूरा इंदिरा जी पे है, लेकिन इमरजेंसी की बात करिए, लेकिन लास्ट में उनके हम हत्या को भी दिखा रहे हैं, तो ये कैसे आपने जोड़ा? क्योंकि इमरजेंसी का कार्यकाल तो 75 इधर का और इंदिरा जी की तो डेथ 84 में हुई थी। हाँ, तो वो आपको उसको के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मतलब पूरा आपने कवर करने की कोशिश की। बिल्कुल। पर कंगना, ऐसा नहीं लगा आपको 2 घंटे में, 2.5 घंटे में इंदिरा जी की ज़िंदगी को कवर करना मुश्किल होगा? तो आप वेब सीरीज़ बनाती। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, हद से ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन एक जो पूरी जर्नी होती है कि सबसे पहले तो इमरजेंसी लगी क्यों? एक तो इतने अंडर कॉन्फिडेंट वो नेता थी, तो वो इतना उसमें कॉन्फिडेंस आया कहाँ से कि वो इमरजेंसी एक एक्सट्रीम ऑफ कॉन्फिडेंस में चली गई, इमरजेंसी लगी। अब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद में ये वहाँ तक सीमित नहीं है कि सबको अंदर कर दिया 10-20 लाख लोगों को और ये इमरजेंसी होगी। उसके बाद उसकी खुद की क्या दुर्दशा हुई, उनकी खुद की क्या दुर्दशा हुई, क्योंकि अब लगाई तो है, अब उसको ऑफ कैसे करें, उसको रिलीज़ कैसे करें। दूसरी चीज़ जो है, आपने एक देश का विभाजन किया हुआ है, अब आपके देश के विभाजन, तो कैसी कैसी शक्तियाँ, कैसी कैसी जो चीज़ें हैं वो देश में हुई, और उनको लेकर जो है क्या उनके वन इवेंट रोल्स इनटू अनदर एंड अनदर एंड अनदर एंड अनदर। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका कार्यकाल इमरजेंसी जो है वो 75 का ही साल में थी, नहीं, वो वहाँ पे हुई कैसे, वो भी तो आप फिल्म में तो वो जानना चाहेंगे ना कि ऐसे कि सुबह उठ के थोड़ा ना मैं इमरजेंसी लगा दे सकता है कोई, और फिर वो बंद होगी तो थोड़ा ना बंद होगी। आपने इतने लोगों को जेल में डाल लिया, और आपको क्या लगता है आपके आसपास के जो देश है वो कुछ, मतलब देयर इज़ नो रेपरकशंस टू इट, देयर इज़ ह्यूज रेपरकशंस टू इट, व्हाट इट रोल्स इनटू इवेंचुअली। तो वो इमरजेंसी फिल्म से आप देखिए। तो आप जयललिता को ऑलरेडी जी चुकी थी, तो इंदिरा जी को जीना, उस दौर में रहना, क्योंकि पिक्चर बहुत लंबे समय तक आपके साथ रही है, आपके लिए कितना मुश्किल था?
मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर आप देखें ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड विमेन हैं। मिसेस गांधी को भी देखिए, क्या उनकी लाइफ एक ट्रैजिक लाइफ है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ट्रैजिक लाइफ है। और उसी तरह से जयललिता ह्यूजली टॉर्चर्ड, मतलब आप सोच नहीं सकते उस तरह के टॉर्चर से वो गुजरी हैं, जो कुछ आपने फिल्मों में दिखाए, कुछ आप नहीं दिखा पाए। तो हमेशा ही इतना ज़्यादा दुख, क्लेश, ये सब, तो नेचुरली इंसान एग्जॉस्ट तो हो ही जाता है, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आई वॉज ऑल्सो इमोशनली एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली बाय मिसेस गांधी एंड हर लाइफ। लेकिन एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में दो महिलाएं राजनीति में अपना इतना दमखम दिखा लेती हैं, तो कुछ तो उनमें ऐसा खास रहा होगा जो आपने महसूस किया होगा, आपको लगता होगा दुनिया की हर औरतों में ये चीज़ आ जाए तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं बराबरी की, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ हद तक कम हो जाएगी। नहीं, बराबरी की लड़ाई लड़ रही थी वो, तभी तो उनकी लाइफ में इतनी ट्रेजिडीज़ हुई ना। अब आप देखिए जयललिता जी को भी असेंबली में साड़ी खोल के मारना है ना, और उनके बाल नोच देना सब, तो वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो लड़ाई लड़ रही थी। तो क्लेश उनकी ज़िंदगी में इसीलिए हुआ क्योंकि वो लड़ाई लड़ने आई सामने। मिसेस गांधी की ज़िंदगी में भी जो क्लेश हुए वो इसीलिए हुए ना, क्योंकि वो एक शी इज़ अ वुमन इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन देन बीइंग अ वुमन, you know, also she did not set up a very good example for other women. उसके बाद हमारी कोई women prime minister नहीं हुई। तो है, there is good side to it and there is a bad side to it. Just because you are a woman doesn't mean you can do no wrong, you know. So even though she was very strong and even though she has done many good things, but she has also done severe damage to the country. And being a woman, her fight was valid, but after that the monster, that unleashed monster that she became, there needs to be accountability for that, कि भाई हाँ उसको भी आपको मानना पड़ेगा। So that again tomorrow, no, और गायत्री देवी जी के बाल कटवा दिए थे just because she was not on the Vogue cover. When Vogue listed the most beautiful women of all time, they listed Maharani Gayatri Devi from India, and during emergency Mrs. Gandhi put her in jail and shaved off her head. तो वुमेन होने का ये भी तो एक एस्पेक्ट है ना। कितनी वुमेन जेलस होती है वुमेन से, द काइंड ऑफ जेलसी एंड दैट वी वुमेन फेस फ्रॉम वुमेन, वो भी तो एक एस्पेक्ट है। इसको क्या कहेंगे आप? तो है। बाकी पुत्र मोह वुमेन में जो सबसे ज़्यादा अनलाइकेबल क्वालिटी होती है और जिससे वो हमेशा पीछे रह जाती है, वो अपने परिवार के मुख से उबर नहीं पाती, वो उसी में ही डूबती जाती है। चाहे वो पति प्रेम हो, चाहे वो इट्स सो इजी टू प्ले विद वुमेन एंड देयर इमोशंस, एंड देयर इमोशंस ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम गेट बेटर ऑफ देम। तो ये भी तो एक वुमेन आर, कहते हैं ना, रूल्ड बाय मून। मून आज बड़ा है, छोटा है, ये वो। So these are the things that women, more than fighting patriarchy, first fight this within themselves, to balance yourself and to be objective. तो ये कहानी हमें वो भी दिखाती है ताकि we as women, and we are all the same, हम सभी, our emotions always get better of us. तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आपकी फिल्म के साथ इतना चीड़-फाड़ की गई, अगर आप सेंसर बोर्ड पे आएंगी तो कुछ चीज़ें बदलना चाहेंगी कि ताकि क्रिएटिविटी, जो हम कहते हैं फिल्म में क्रिएटिविटी होती है, बहुत बार फैक्ट्स होते हैं, बहुत बार उनको सेंसर बोर्ड चाहता है कि आप काट दो, तो वो चीज़ें क्या आप लगता है अगर आपको वहाँ पे मौका मिला तो आप बदलना चाहेंगी? आई थिंक द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी देयर, एंड वी एज पीपल आर ऑल्सो ऑफ कंट्री ऑफ अ वेरी वॉलेटाइल एंड काइंड ऑफ सेंसिटिव पीपल, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो बट आई थिंक ट्रूथ इज़ नॉट वेरी इजी टू डाइजेस्ट, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सच्चाई डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कंगना, इसमें सैम मानेकशॉ की भी बात हो रही है, अटल जी भी हैं, जयप्रकाश नारायण जी भी हैं। तो अगर हम देखें तो अटल जी की बायोपिक भी पिछले साल आई थी और सैम मानेकशॉ पे भी बायोपिक आई है। ऐसे में जब आप फिल्म बना रही थी तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें थी कि इनकी जो पोर्शन रख रहे हैं वो किस हिसाब से चीज़ें होनी है, क्योंकि हमने उनका एक बड़ा रूप देख लिया एक तरीके से। नहीं, मैंने वो फिल्म्स देखी भी नहीं है क्योंकि मैं अपनी फिल्म में इतनी व्यस्त थी, और इट डज़न्ट मैटर बिकॉज जिसका जो पार्ट है और जिस कैपेसिटी में वो कैटलिस्ट बन रहे हैं मेरे जो कैरेक्टर हैं उनकी लाइफ में,
वो तो मुझे रखना ही है। और वो सब किरदार उनकी ज़िंदगी में आकर उनकी ज़िंदगी को दे आर पुशिंग फ्रॉम वन प्लॉट टू अनदर टू अनदर टू अनदर, तो उनका वही एक सपोर्टिंग रोल है। तो वो तो खैर हिस्ट्री है, हम बदल नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो श्रेयस को अटल जी के लिए कैसे चुना, क्योंकि वो अटल जी वाला लुक नहीं आपने देने की कोशिश भी नहीं की, मुझे लगता है आपने। आई थिंक द स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील। अच्छा, अनुपम जी हों, ये भी देखिए, अनुपम जी जो मन में आता है वो बोलते हैं और अपनी मन मर्जी करते हैं, तो वो जयप्रकाश नारायण की जी के जैसे उनमें है दम। और श्रेयस जी इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन, यू नो, आप देखिए, ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी। एंड अटल जी वॉज ऑल्सो वेरी फाइन आर्टिस्ट, पोइम लिखते थे, गाने गाते थे, तो मुझे लगा कि ही विल बी द परफेक्ट मैच फॉर दिस। शक्ल से ज़्यादा, शक्ल तो मेरी भी मिसेस गांधी से नहीं मिलती, लेकिन फिर जब आप उनको वैसे, आप इफ़ यू गेट द स्पिरिट राइट ना, शक्ल डजंट मैटर। तो एक राजनेता एक अच्छा अभिनेता हो सकता है? देखिए, अभिनेता और राजनेता में आई थिंक एसेंशियली इफ़ यू आर कनेक्टेड विद पीपल, if you are, I am taking it in positive sense only, you know, it's not, if you're connected with people and you are concerned about their good as well, तो अभिनेता नेता then only you can be successful, चाहे आप नेता हो चाहे अभिनेता। लेकिन आपने 2 बायोपिक दी हैं और राजनीति की एक और बहुत धुरंधर राजनेता है रही हैं सुषमा स्वराज जी, उनकी बायोपिक आपको ऑफर नहीं हुई, अगर होती है तो आपकी कितनी दिलचस्पी है? मेरी बड़ी प्रिय नेता रही हैं। जी जी, सुषमा स्वराज जी, मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, और उनकी भी बायोपिक बनेगी तो आई थिंक उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा कि एज अ यू नो, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में कैसे एक वुमन जस्ट ऑन यू नो अपने काबिलियत पर कैसे आगे आती हैं। तो इट विल बी अ ग्रेट बायोपिक। वैसे आज तक आई तो नहीं मेरे पास ऐसी कोई बात। फिर कंगना, आजकल बहुत सारे एक्टर, मतलब पहले भी आए हैं, कोई नई बात नहीं है। लास्ट ईयर की बात करें तो कुणाल आए, अभी सोनू सूद भी डायरेक्शन में आ रहे हैं, आप ऑलरेडी मणिकर्णिका का निर्देशन कर चुकी हैं। तो एक एक्टर होने पे डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें अलग होती हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आप लोग सेट पे रहते हैं, एक्टिंग की बारीकियाँ भी जानते हैं, तो क्या चीज़ें आप देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते? इतने आई थिंक कहीं ना कहीं अब इतने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, और कोई भी इंसान जो ग्रोथ चाहता है वो तो चाहेंगे ही कि कुछ नया करें, कुछ अलग करें। और मेरी बहुत रुचि पहले से ही थी राइटिंग में और डायरेक्शन में। मैंने जब मैं 24-25 साल की थी तो मैंने यूएस में जाके एक शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट की थी, वहाँ स्क्रीन राइटिंग भी मैंने की थी। क्वीन में मैंने डायलॉग्स लिखे थे, मेरा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट, मैं न्यू राइटर्स डायरेक्टर्स के साथ बहुत काम करती हूँ, तो उससे भी रहता है। तो आई थिंक आप इतने सेट्स पे होते हैं और आप इतने डायरेक्टर्स को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि ये जॉब क्या है एंड हाउ, एंड फिर आपका मन जब कहोगे दिस नीड्स टू बी टोल्ड, सो यू कैन मेक दैट स्टोरी। पर कहीं ना कहीं कंगना, आपकी दिमाग आजकल, जैसे एक साउथ के डायरेक्टर ने भी हाल में ही कहा था कि बॉलीवुड जो है बैंड्रा टू जुहू फिल्में बना रहा है, और साउथ ने जो है बॉलीवुड को सिनेमा दिखाने का परसेप्शन बदल दिया है। आपका क्या मानना है कि वाकई साउथ ने बदला या हम पहले से अच्छा कर रहे हैं? और बॉलीवुड तो हैज़ लेट डाउन पीपल इन अ बिग वे। बॉलीवुड तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो शर्मिंदगी ही है पूरे विश्व के लिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी। और इन्होंने कितने स्टूडियोज़ बंद कर दिए, कितने कॉर्पोरेट्स को इन्होंने लूट लिया। आपको तो पता ही है, कोई भी फॉरेन का स्टूडियो यहाँ पे आता है, उसको ये लोग बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिल्कुल उसके लूटपाट करके उसको रातों रात उनकी सब कुछ लूट के उनको भेज देते हैं। तो बॉलीवुड की करतूतें किससे छुपी है? आप तो जानते ही हैं कि या तो आप सिनेमेटिकली ब्रिलियंट फिल्म बनाएं तो हम सोचें, या तो आप फिर चलिए मास की जगह पे अगर आप साउथ की तरफ फिल्में बनाएं तो हम सोचें। ये लोग क्या कर क्या रहे हैं? बस रीमेक्स कभी बनाते रहते हैं, या तो कभी सेम ही स्टोरी को बार बार बनाते रहते हैं, सेम ही 4 लोग मिलके स्टूडियोज़ को लूटते रहते हैं। और अब यहाँ पे ये हाल हो गया है कि सारे स्टूडियोज़ बंद हो गए हैं, सारे स्टूडियोज़, कोई स्टूडियो आज नहीं रहा हुआ है। और लोगों को इतनी परेशानियां हैं फिल्म बनाने के लिए, कोई फिल्में बन नहीं रही हैं, अभी बहुत ही गिनी चुनी फिल्में बन रही हैं। एक आधा स्टूडियो जो है, यू नो, मे बी अंबानी स्टूडियो और समथिंग लाइक दैट इज़ फंडिंग, एंड नेटफ्लिक्स बचे हुए हैं जो यू नो फंडिंग, बाकी इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है।
तो अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर, पूछना चाहिए इनको कि भाई तुम लोगों ने ऐसे क्यों किया, बिकॉज आज तक जैसे आपने कहा वेदर इट इज़ द गोल्डन एज ऑफ द फिल्म्स हो, फिर उसके बाद में 80s 90s में भी वी वर डूइंग ऑलवेज लीडिंग, चाहे फिल्में अट्रोशियस होती गई लेकिन रेवेन्यूज़ वर गुड। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सब जो दुकानें जो बंद करा रहे हैं सबकी, ये कैसे हो रहा है, हाउ आर दे पुलिंग दिस ऑफ, दिस काइंड ऑफ वन मस्ट आस्क देम। आपकी ज़िंदगी का इमरजेंसी पल क्या रहा? मेरी ज़िंदगी का इमरजेंसी पल आई थिंक जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था मंडी से कैंडिडेट फॉर मी इट वाज वेरी यू नो काइंड ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस एंड आई वाज वेरी नर्वस। अब मैं क्या करूं, कैसे इलेक्शन लड़ते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। और जो भी हो, चाहे जिला प्रभारी हो या जिला अध्यक्ष हो, या इतने सारे नंबर मेरे पास एक साथ में आ गए, तो आई वाज जस्ट कम्प्लीटली स्टन्ड। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, यू नो, सो इट वाज इमरजेंसी काइंड ऑफ अ पल। तो राजनीति में आने के पहले और बाद में राजनीति का मतलब आपके लिए क्या रहा? राजनीति से आने से पहले मुझे लगता था कि सिर्फ यू नो देशभक्ति की बातें होती हैं और आप कुछ देश के लिए अच्छा चाहते हैं, ये सब होती है राजनीति। लेकिन जब राजनीति में आए तो पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम भी होता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होता है। फिर पार्लियामेंट में आपको जो प्रश्न भी पूछने हैं वो भी सिंपलिस्टिक नहीं होते कि उठ के पूछ लिए। मंत्रालय में भी प्रश्न डालो, फिर 370 में प्रश्न डालो, फिर 0 आवर में प्रश्न डालो, मतलब इतना उसका पेपर वर्क रहता है। तो आपको लगता है कि ये तो कितना मुश्किल है, ये हर काम, खासकर मे बी जिस तरह से मैं अभी आई हैव बिकम अ हाई प्रोफाइल एक्ट्रेस, तो इतनी आदत नहीं है कि हर जगह लाइन में लगो, कि हर जगह यू नो, तो पूरा आपको दाल चावल के भाव पता चलते हैं एक्चुअली कि क्या है क्या नहीं। कंगना, आपने अपने दम पे हिट फिल्में दी हैं, आप अपने मतलब आपका स्टारडम है, लेकिन फिर भी आपसे सवाल हर बार पूछा जाता है कि आपने शाहरुख के साथ काम नहीं किया, सलमान साथ नहीं किया। वो दौर कब आएगा जब हम पूछें एक्टर से कि भाई आपने कंगना साथ काम क्यों नहीं किया? वो चीज़ आपको कब लगता है सिनेमा में कब बदलेगी? आई थिंक ये तो आप लोगों का दायित्व है कि आप लोग भी तो पूछ सकते हैं। हम तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बाकी बदलाव कैसे आपको लगता आएगा? बहुत ज़रूरी है, हमें लगता है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को ये दिखाना कि जैसे उनका अस्तित्व सिर्फ पुरुषों के करके ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा भी अपना अस्तित्व है। और अगर इफ़ आई मिस्ड आउट ऑन वर्किंग विद खान, दे ऑल्सो मिस्ड आउट वर्किंग विद मी, तो ये प्रश्न उनसे भी पूछना चाहिए। अगर कंगना को एक दिन के लिए डिक्टेटरशिप दे दी जाए तो क्या क्या बदल डालेंगी? सबसे पहले तो मैं विपक्ष का नेता बदलूंगी। वी डिजर्व अ बेटर ऑपोजिशन लीडर। कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा पल रहा जब खुद पे डाउट हुआ और खुद ही संभाला कि नहीं भाई, मुझे ही निकलना है इससे, मैं ही खुद को निकाल पाऊँगी? यही मैं कहूँगी। पॉलिटिक्स, अब देखिए फिल्मों में तो इतने सालों से काम करते आए हैं, अब उसमें तो डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं रही हुई है। और ये तो मैंने घोट के पी लिया है पूरा, चाहे एक्टिंग, डायरेक्शन आता है मुझे। अब किस उसको आप फाइन करते जा सकते हैं, अब उसको आप और अच्छा तो हमेशा हर चीज़ हो सकती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स वाला है ना, ये मेरे लिए मतलब बहुत बहुत अलग काम है। और मुझे इसी में ही हमेशा लगता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कहीं मतलब क्या अपने लिए पंगे ले लिए, या यू नो इस तरह से मुझे कई बार लगता है कि इतना सारा काम होता है, क्या मैं कर पाऊंगी, विल आई बी ए गुड रिप्रेजेंटेटिव फॉर माई पीपल। एंड हमारी शूटिंग का काम होता है कि आप एक फ़िल्म ख़त्म करके सोचेंगे कि हाँ ये काम आज का हो गया। लेकिन ये ऐसा काम है कि अगर आप पार्लियामेंट में हो गया तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं तो इस गांव में तो उस गांव वाले बोलेंगे वहाँ नहीं है, वहाँ के उधर 150 पंचायतें हैं, वो बोलेंगे इस पंचायत में गए तो उसमें नहीं गए। सो देयर इज़ नो एंड टू दिस वर्क एंड देन यू फील दैट एम आई गुड इनफ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू do everything or anything. So then you learn from people, they say इतना नहीं करना होता है आपको, बस you have to go and meet MLAs and all of that. But जितना आप ने अपना आपको बहुत ज़्यादा काम एक डिटेल में करने की आदत होती है, आपको हर चीज़ एड्रेस करने की आदत होती है, you know, and my constituency is the largest constituency in India, second largest, almost largest. So I'm just overwhelmed by you know the amount of work that is there. ऊपर से फ्लड्स आ जाते हैं, आग लग जाती है, लोग बह जाते हैं, घर चले जाते हैं, and you're always distressed that how to go about it. तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है, बाकी फिल्मों में तो कभी कोई डाउट नहीं हुआ।
मोदी जी को इमरजेंसी दिखाने की तैयारी है? मैं तो चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी फिल्म देखें. दिस इज़ अ फिल्म ऑन अनदर प्राइम मिनिस्टर एंड मेड इन अ वेरी सेंसिबल वे. सो अगर वो देखेंगे तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग. चलिए कंगना, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. हम चाहेंगे इमरजेंसी में आपका काम जैसे बाकी फिल्मों में बहुत सराहाया जाए और इस साल की क्योंकि शुरुआत में फिल्म आ रही है, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की एक नई इबारत लिखे. मेनी कांग्रेचुलेशन. थैंक यू.